For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक आदमी बोल रहा है कि आज के दिन एक शादी होगी जो कि नॉर्थ और साउथ को साथ में रखेगी हमेशा। जो सालों से दुश्मनी चलती आ रही है और जो वॉर चल रहा है, ये दोनों मिलकर उसे ख़त्म करेंगे। और ये स्टोरी है एक ऐसी प्रिंसेस की जिसकी शादी नॉर्दर्न जो चीफ है उसके साथ करा दी जाती है। और ये लोग हैं थोड़ी पिछड़े लोग, यानी कि जो अभी भी उस पुराने कल्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि ट्राइब्स। और वो आदमी है जिसने अब हथियार हमेशा अपने पास रखा। वो घोड़े पर ऐसे सवार होता है जैसे कि वो उसी का पार्ट हो। और जो लीडर था सभी उस खूंखार लोगों का से उसने लीड किया सभी जगह पर जिसके नाम से ये लोग डरते हैं। एक पेल ब्लू कलर का जो नाइटमेयर होता है वो, यानी एक बुरा सपना। और वो लॉर्ड आर्टली है। उसके इस बगल में खड़ी हुई वो काँप रही है। और तभी जो ट्राइब में लोग होते हैं वो बोलते हैं कि उसने तो अपनी आंखें पूरे समय खोली ही नहीं है और अब काँप रही है वो, जब उसकी शादी हो रही है वो भी अपने दूल्हे के सामने। और वो भी शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है कि हे ऊपर वाले, मैं अपनी आंखें क्यों खोल नहीं पा रही है टाइम पर भी। मैं एक ऐसे आदमी के सामने खड़ी हूँ जिससे मेरी शादी हो रही है, लेकिन मैं खुद को काँपने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। 6 साल पहले एक युद्ध हुआ जो कि साउथ वालों ने शुरू किया नॉर्थ के ऊपर। पहले तो वो जीतते गए, उन्होंने गाँव के गाँव तबाह कर दिए, लेकिन तभी एक आदमी आया उनके सामने जिन्होंने पूरी सिचुएशन ही बदल दी। आर्टली, वो लोग उसे वही कहते थे क्योंकि उसके इतने घने बाल थे जो कि लहराते थे। उसने वो सभी गाँव ले लिए जो भी उस राज्य ने जीते थे और साथ में उन्हें बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने अपने ही राज्य को लूटना शुरू कर दिया। और ये 6 साल पहले की बात बताई जा रही है, जब कई सारे सोल्जर्स ने आक्रमण कर दिया है। और वो देख रही है खड़कर खिड़की से, और ये कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के राज्य के सोल्जर्स ही हैं जो उन पर अटैक कर रहे हैं। इस लड़की का नाम रोज़ा है। और तभी कोई आकर बोलता है कि आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो पूछती है क्या हुआ, तब वो बताती है कि उसे सारे सोल्जर्स लोग अब यहाँ पे चढ़ने लगे हैं। और जब वो ये सुनती है तो वो भागती है अपने सारे सर्वेंट्स को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता है। जैसे ही वो वहाँ जाती है तो उसे ये नज़ारा दिखता है। वो चिल्लाती है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और वो लोग बोलते हैं वो रही वो, यही प्रिंसेस है ना। और वो डरी हुई है। वो बोलती है रुको ऐसा मत करो, मगर वो उसे तलवार लेकर मारने जाता है। तभी वो देखती है कि कोई इसके सामने आ गया है और वो उन्हें मार देता है। उनकी लड़ाई होती है और वो डर के मारे बेहोश होने लगती है, ये सोचकर कि वो कौन था और अभी क्या हुआ। वो बेहोश हो जाती है। जब वो कई दिनों बाद जागी तो वो किसी आदमी के सामने अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, उसे ट्रॉमा हो गया था। और वो अपने डैड से कहती है कि डैड ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको नहीं धोखा दिया और ना ही मैं आपको देना चाहती हूँ। उसके डैड बोलते चुप हो जाओ, तुम काँप रही हो और साथ में तुम आंखें नहीं मिला पा रही हो अपने डैड से, इसका मतलब क्या हुआ। ये ज़रूर तुम्हारी बगावत है। वो चिल्लाती है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस ये बात है कि मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रही हूँ, भले मैं कितनी भी कोशिश करूँ। और उसके डैड उसके ऊपर वो लाठी से वार करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने बाप की नाक कटा दी है, तुम्हारे पास एक भी शादी का प्रपोजल टिका ही नहीं क्योंकि तुम ऐसे बर्ताव करी थी। और सारी मेट्स लोग बोलते ज़रूर इसके ऊपर एक बुरा साया है, वो जो नॉर्थ का चीफ है उसने ज़रूर कुछ किया है, उसका ही बुरा साया पड़ा है इन पर। और उसके डैड बोलते कि इसे कॉन्वेंट भेज दो। कॉन्वेंट का मतलब आपको मेरे पहले वाले मानवा से तो पता चल ही गया होगा जहाँ पर नन्स रहते हैं। इसे तब तक टावर में बंद कर दो, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। वो बोलती नहीं, डैड डैड चिल्लाती रहती है वो। और वो इंतज़ार करती रही 6 साल तक कि कब उसे कॉन्वेंट लेकर जाया जाएगा। और अचानक से खबर आई उसके पास में कि उसके डैड ने उसके शादी तय कर दी है और वो अब दुल्हन बनेगी इसकी, ताकि इन दोनों जो देश हैं उनके बीच में जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो सके। वो अपनी आंखें बंद करके सोच रहे कि भले ही मैं अपनी आंखें खोल नहीं रही हूँ, मगर मैं महसूस कर सकती हूँ जो दबाव है मुझ पर वो किसी और आदमी की तरह जैसा नहीं है। क्या मैं सच में कर सकती हूँ ये, एक ऐसे जानवर जैसे इंसान की मैं पत्नी बन सकती हूँ। और जब वो जो उनका प्रीस्ट है वो मंत्र बोलता है और बोलता है कि पूछता है क्या तुम्हें स्वीकार है ये, तब वो कुछ नहीं बोलती है। तब जो वो लड़का होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है घूर कर। और यहाँ का रीति रिवाज है, अगर यहाँ पर जो पति है वो मर जाता है तो उसकी वाइफ भी उसके साथ जाएगी मौत के मुंह तक। और वो सोचती है कि क्या मुझे भी इस किरदार के लिए चूज़ किया डैड ने। और वो बोलती है मैं वादा करती हूँ कि मैं इसके साथ हमेशा रहूँगी। इस तरह से उनकी शादी ख़त्म होती है और इस रिश्ते के चलते उसे साक्षी बनाने के लिए उन्हें अपनी पहली रात साथ में गुजारनी होगी और पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसे गोद में उठा लेता है और वो चौंक जाती है। वो डरी हुई है और सोचती है किस तरह का रीति रिवाज है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और तब उसके कान में कहता है कि चलो अब पहली रात भी ख़त्म करते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और दोनों ही लड़कियाँ बोलने लगती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब वो बोलते हैं कि उन्हें अपनी पहली रात साथ में गुजारनी है और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्द बेहतर है उनके लिए, ताकि ये अलायंस जो है, यानी गठबंधन जो किया गया है वो पूरी तरह से मान्य हो जाए। और इस तरह से उस रात से उनकी स्टोरी शुरू होती है। कुछ समय पहले उसके डैड उससे पूछते कि तुम
तुम्हें अपनी ड्यूटी समझ में आ गई है ना? वो काँपती हुई बोलती है, हाँ। तब उसके डैड बोलते हैं कि उन्होंने ये यूनियन के बाद ही इस दुश्मनी को ख़त्म करने का सोचा है। तुम्हें अपने काबू में इसे करना होगा और अपना पालतू बनाना होगा उसे पहली रात से ही, ताकि वो हमारे बारे में कभी कुछ बोल ही ना पाए। ऐसे जंगली लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा लें, ऐसा होना नहीं चाहिए। और वो अपने मन में सोचती है ये जगह, और वो बिस्तर पर बैठी हुई है अगले पल। वो सोचती है कि पहली रात आ भी गई, मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ। और जो वो लड़का होता है वो अपने कपड़े उतारने लगता है और उसकी तरफ घूर के देखता है। वैसे इसकी काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई गई है। वो काँप रही है और सोचती है कि एक आदमी मेरे इतने करीब आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। और वो सोचती है कि मुझे ये सब सहन करना ही पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर अपना आपा खो दिया तो ये जो शादी है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मगर मैं खुद को काँपने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे क्या करना चाहिए? और वो अपने हाथ पीछे हटा लेता है उसे देखकर। वो सोचती है क्या इसने अपने हाथ पीछे हटा लिए? और तब वो बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? और वो उठ जाती है और वो अपने कपड़े को उसके सिर पर रख देता है और कहता है कि लोग मुझे अक्सर करके एक बुरा सपना मानते हैं किंगडम में, तो ये लाजमी है। आज के लिए यहीं रुकते हैं। तब वो बोलती है, रुको, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे डरी हुई हूँ। और तब वो पीछे पलटता है जब उसे आवाज़ आती है और वो उसे गिरने से बचा लेता है। वो सोचती है कितनी शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए, मुझे माफ़ कर दो। नज़र उसके बॉडी पर जाती है तो वो सोचती है, अगर इसने मुझे इन हाथों से मारा तो मैं तो बचूंगी ही नहीं, क्योंकि उसके डैड ने भी इसे मारा होता है। मुझे मरना नहीं है, वो सोचती है। और वो इसे लेटे लेटे देख रहा है। जब वो रोती रहती है तो वो अपना हाथ उसकी तरफ लेके जाता है और उसके आंसू पोंछता है और बोलता है मैं कुछ नहीं करूँगा। तब वो थोड़ा शर्माने लगती है। वो बोलता है सब ठीक है और अपने हाथ को पीछे ले लेता है। वो उसके ऊपर कपड़ा डालता है और उसे पकड़ कर बैठ जाता है। और तभी उसके बाद में वो उसे कहीं लेकर जाने लगता है। वो पूछती है तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं ये नहाने वाली जगह तो नहीं है? वो सोचती है। और जब वो उसे कपड़े खोलने की कोशिश करता है तब वो चौंक जाती है और बोलती है रुको, मैं कर सकती हूँ खुद से ये। और वो नहाने बैठ गई है और सोचती है कि मुझे लगा था ये जंगली लोग रहते तो ये लोग बहुत ज़्यादा हार्श होंगे, मगर ये अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। और तभी एक सर्वेंट अंदर आती है। इसका नाम लीज़ा है, जो कि उसकी साथी थी तब, इससे पहले। वो पूछती है तुमको पानी कैसा लगा? क्या वही सही गर्म है? तब वो बोलती है हाँ सही एकदम, थैंक यू। और तब वो सोचने लगती है जो सर्वेंट है कितने अच्छा मुस्कुराती है ये, और उसके बाल में कंघी करने लगती है। तब वो सोचती है कि ये मेरे अकेले ही देखभाल करेगी, इसे बहुत तकलीफ़ होगी, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो भी एक ऐसी जगह पर। और तभी वो लड़की बोलती है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हुई होगी ना पहले, एक तो शादी, उसके बाद पहली रात भी उसके तुरंत बाद। तब वो बोलती हाँ सच में, मगर सबसे ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा है कि मैं घटिया फ़ील कर रही हूँ और मेरी एक ही ड्यूटी थी, मैं उसमें ही फ़ेल हो गई। जैसे ही किसी औरत की शादी होती है वो अपनी आदमी की संपत्ति बन जाती है। एक औरत अपने पति को मना करे, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। अगर डैड को पता चला तो? लेकिन उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। उसके जो हाथ थे वो काफ़ी चौड़े थे, भले ही वो थोड़े रूखे थे, मगर जिस तरह से उसने मुझे पकड़ा था, बहुत ही नाजुक हूँ मैं जैसे, वैसे पकड़ा। मगर वो सच कहूँ तो गुस्से में होगा। मैंने उसे शादी वाले दिन ही मना कर दिया। वो एक वॉरियर है, जिन्हें अपनी इज़्ज़त का बहुत ख़्याल होता है अक्सर करके, और लोगों को अगर पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे पहली रात ही मना कर दिया तो? तब मेरा क्या होगा? और तभी वो 2 लड़के आते हैं और बोलते हैं कि आपने हमें बुलाया था और आपका काम हो गया। वो काँप रही थी पूरी टाइम पर, तो क्या उसने मना कर दिया? तब वो लोग बोलने लगते सच में? और तब वो बोलता है कि नहीं, अभी तक वो हुआ नहीं है। और तभी उनमें से एक लड़का सोचता है कि ये अब तक हुआ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कहीं उसने मना कर दिया और यहाँ पे ही सब लोग ठहरे हुए हैं। अगर किसी को पता चल गया कि उन्होंने ऐसा किया है तो हमारी कितनी बदनामी होगी। कहीं चीफ़ ये तो नहीं चाहते कि हम। और तब वो बोलता है कि रॉमिस और क्वेंसर, तुम दोनों जो आम चीज़ है, जो हमेशा यूज़ होती है, उसे लेकर आओ जल्दी। जो दुल्हन है, उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी।